हेलो, हाय, आई एम संतोष कुमार, एक्स एलिन फैकल्टी ऑफ कोटा। मैं एलिन के अंदर नीट डिपार्टमेंट के अंदर बायोलॉजी का फैकल्टी था लास्ट 17 मंथ्स, और रिसेंटली मैंने एलिन को रिज़ाइन किया है। हम इस चैनल के ऊपर वो सारा कंटेंट डिलीवर करेंगे जो कोटा के अंदर पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो नीट के रेस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो कोटा के कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़े, बट किसी रीज़न की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप अच्छे तरीके से उस कंटेंट को रीड कर सकते हो और अपने नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपसे क्लेरिफाई करना चाहूँगा। हम यहाँ पर नीट का कंटेंट डिस्कस करेंगे, मतलब सिर्फ नीट के बारे में ही पढ़ेंगे। कभी कभार क्लासरूम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है जिसका कोई नीट से लेना देना नहीं होता है। वो चीज़ें स्टूडेंट्स को एक बर्डन क्रिएट करती है। वो चीज़ें हम मेमोराइज़ करते हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स का या वो जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें स्टडी कर रहे हैं उसका नीट से कोई लेना देना नहीं होता, जो हमारा टाइम वेस्ट क्रिएट करती है। कभी कभार स्टूडेंट्स के ऊपर रोब जताने के लिए चीज़ें पढ़ाई जाती है, या कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एक हिडन शेडो के अंदर ही रहे कि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और हम यहाँ से पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जो गुड रैंकर्स होते हैं वो टू द नीट ही पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ते। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो उस केस के अंदर आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आप सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे। 12th में धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है, जब आप नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट देते हो और इन द केस अगर आपका नीट में सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रह पाता है, तो रियलाइज़ होता है कि नीट के अंदर तो वही चीज़ें पूछी जाती है जो टू द एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी के आसपास होती है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। रिसेंटली हम 2018 या 19 से देखें तो नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर सारे क्वेश्चंस टू द एनसीईआरटी ही पूछे गए। लास्ट ईयर जो पेपर टफ अज्यूम किया जा रहा है, बट वो बायोलॉजी के अंदर पेपर लेंथी ज़रूर था, बट वो टफ नहीं था। कोई भी क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। सो लेट्स डिस्कस द बायोलॉजी। हम यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये इस चैनल के बारे में बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सो ऑन। अपना प्यार अच्छे तरीके से दीजिएगा ताकि मैं अपने एफर्ट्स जो आपको दे रहा हूँ वो कंटिन्यू कर पाऊँ। लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर और आवर न्यू बिगनिंग फॉर द नीट। सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ 11th क्लास के चैप्टर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है यस, बट अगर हमें उन चैप्टर्स के बारे में नॉलेज ना हो तो क्या हम ये चैप्टर अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स स्टडी कर सकते हैं। जब भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में जो चैप्टर्स थे उनके साथ कनेक्टेड है, अगर वो आएंगे तो मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टडी। यहाँ पर हमें कुछ माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और मॉर्फोलॉजिकल कुछ टर्म्स आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। बट वो जो सारे टर्म्स है या जो कुछ सेल साइकिल और सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जब भी आएंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किसके अंदर? इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में अगर हम देखें नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पास्ट ईयर में से। अगर हम पास्ट 5 to 6 ईयर्स या 7 ईयर्स तक देखते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आउटसाइड द एनसीईआरटी हो। तो आपको एनसीईआरटी का कंटेंट सबसे पहले अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझना है, उसके बाद में आपको समराइज़ करना है। सिर्फ समझने तक चीज़ें नहीं चलती, समझने के बाद में आपको
समराइज़ भी करना पड़ता है, मेमोराइज़ भी करना पड़ता है। सो लेट्स स्टडी। तो यहाँ पे नीट के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या आते हैं इस चैप्टर में? ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन है, या स्टार्टिंग उसकी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर टॉपिक हम स्टार्टिंग के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर, जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर की जो कुछ प्रॉपर्टी है, जो आपने क्लास 11th के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्टडी की होगी, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड भी कहते हैं, जो हम अच्छे तरीके से आगे स्टडी करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद में उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, टिश्यू की अरेंजमेंट कैसी है, किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इस मेल पार्ट के अंदर हम यहाँ पे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला होता है, वो 2 टॉपिक होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर पोलन ग्रेन के अंदर कैसे चेंज हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर से लेकर पोलन ग्रेन्स की जो फॉर्मेशन होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, पोलन ग्रेन्स के कुछ इफेक्ट बताए हुए हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो सकती है, पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक्स के अंदर, या पोलन ग्रेन्स को एज ए न्यूट्रिशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो कुछ टॉपिक्स जो पोलन ग्रेन्स के रेस्पेक्ट में हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे लर्न रखना है, और इसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस से लेकर आगे जाकर एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है, एम्ब्रियोसेक, तो एम्ब्रियोसेक तक सारी जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर हम ये अज्यूम करते हैं नीट 2026 के अंदर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन पॉलिनेशन से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो पॉलिनेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली वो लिख दिया है। और लास्ट के अंदर हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म स्टडी करेंगे, जिसे बोला जाता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले इस चैप्टर के अंदर। ऑफ कोर्स सब टॉपिक्स भी हैं इनके, वो भी हम स्टडी करेंगे, बट ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पर डायरेक्टली नीट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आपको ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नीट के अंदर इसका क्या वेटेज है, और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर डेटा दी हुई है या कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, उसकी लेबलिंग डायरेक्ट आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है। अब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस प्रोजेनी या रिप्रोड्यूस प्रोजेनी। तो ये अपनी जैसी जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब जो प्रोजेनी बन रही है उसके अंदर वो किस मेथड से बन रही है, उसके अंदर किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, उसके बिहाफ के ऊपर हम रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। एक रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, हम यहाँ पर टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। इट इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। किसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो जेनेटिक मेकअप है या फिनोटाइप है वो पेरेंट जैसा सिमिलर ही दिखाई देगा, एग्जैक्ट दिखाई देगा, तो एग्जैक्ट कॉपी होती है। दूसरा जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर तो होते हैं बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें क्या दिखाई देती है? वेरिएशन दिखाई देती है। और इस वेरिएशन के पीछे जो मेन रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या होता है? मियोसिस होता है। वो क्या होता है? मियोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस का स्टेप हमें कहीं दिखाई नहीं देता, इसी वजह से वहाँ पर वेरिएशन नहीं आती। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से वहाँ पर हमें वेरिएशन दिखाई देती है। वेरिएशन का मतलब कुछ जो कैरेक्टर्स है ऑफस्प्रिंग के वो अपने पेरेंट से थोड़े हटकर होंगे, थोड़े अलग होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या हम ये बोलते हैं जनरली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक ये डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट इन केस ऑफ फ्लावर के अंदर 2 पेरेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ये जो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि हम प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो उस केस के अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मेनली फोकस देने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको अच्छे तरीके से क्या लर्न रखना है कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो पार्ट्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पर वेरिएशन आएगी। वेरिएशन के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? मियोसिस रेस्पॉन्सिबल है। मियोसिस एक ऐसी रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसके अंदर एक सेल से आगे जाकर 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर हाफ तो होते हैं बट उसके साथ साथ जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट है, जो जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें स्टडी की कि रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है, 2 टाइप्स हैं, और हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लावर से कुछ याद आया? पुष्पा फिल्म का डायलॉग एक याद आया, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है हम, फायर। तो वही फायर यहीं पर, यहाँ पर जो आपको फायर है वो अपने नीट एग्जाम के अंदर दिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन द पॉइंट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स किसे बोलते हैं? हमारा क्वेश्चन ये था। हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। हमने प्लांट्स के अंदर हम जो ग्रुप्स हमने बनाए थे उसके अंदर एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था, और टेरिडोफाइटा के बाद में हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो अप टू जिम्नोस्पर्म किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, बट जिम्नोस्पर्म के बाद में जो जिम्नोस्पर्म से कुछ प्लांट इवॉल्व होकर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, उनके अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन हुई, उन प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मोस्टली जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है?
मेन प्लांट बॉडी की जो नेचर है वो 2n रहती है। 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होती है वो आगे जाकर स्पोर को फॉर्म करती है। इसी वजह से ये जो मेन प्लांट बॉडी है इसे स्पोरोफाइट भी बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट टर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब प्लांट की बॉडी की नेचर डिप्लॉइड होती है तो उसके लिए स्पोरोफाइट टर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो मेन प्लांट बॉडी आगे जाकर स्पोर को फॉर्म करेगी। हम देखेंगे अभी कैसे मेन प्लांट बॉडी से स्पोर बनते हैं। अब यहाँ पर स्पोर से एक और चीज़ हमें लर्न रखनी है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर जो स्पोर बनते हैं, मेल पार्ट से जो स्पोर बनेंगे, फीमेल पार्ट से जो स्पोर बनेंगे, उनकी साइज़ जो होती है वो अलग होती है। यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे, जैसे स्पोर कहाँ से बन रहे हैं, स्पोर जो मेल पार्ट से बन रहे हैं और जो फीमेल पार्ट से जो स्पोर बनते हैं, क्या वो दिखने में सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली क्या सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर होते हैं। मेल स्पोर जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और फीमेल स्पोर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। इस वजह से मेल स्पोर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर। बहुत सारे स्पोर बनेंगे तो माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, और फीमेल में जो स्पोर बनता है वो लार्ज साइज़ का होता है, इस वजह से उसे मेगास्पोर बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेगास्पोर। क्या बोलेंगे हम इसे, मेगास्पोर। फीमेल के अंदर जो मेगास्पोर्स बनते हैं और वही आगे जाकर एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं। किस तरीके से वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है कि यहाँ पर जो स्पोर बने वो मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, कोई एक तो स्मॉल साइज़ का है, दूसरा लार्ज साइज़ का है। इस वजह से यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं उस इन स्पोर की नेचर, और जो प्लांट के अंदर स्पोर बन रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बन रहे हैं, सेम टाइप ऑफ स्पोर नहीं बन रहे, तो इसलिए इन प्लांट्स को हेट्रोस्पोर बोला जाता है। दीज आर हेट्रोस्पोर प्लांट्स, क्योंकि इनके अंदर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए एंजियोस्पर्म प्लांट को हेट्रोस्पोर प्लांट्स बोला जाता है, बिकॉज इट फॉर्म द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो ये एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगी, जो प्लांट की बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है किसके अंदर, वो डिफ्रेंशिएट किस में होगी, डिफ्रेंशिएट किस में होगी, वो डिफ्रेंशिएट किस में होगी, डिफ्रेंशिएट होती है रूट के अंदर। इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिफ्रेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम और लीव्स। रूट और स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। स्टेम जो पोर्शन है, इस स्टेम वाले पोर्शन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सपोज कीजिए, देखो ये एक प्लांट है, मैं एक प्लांट को बनाता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये इसके रूट्स है, और ये जो स्टेम वाला पोर्शन है, इस स्टेम वाले पोर्शन के अंदर क्या होगी, कुछ ब्रांचेस होगी जिसके ऊपर, जैसे ये कोई एक ब्रांच है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जैसे लीव्स प्रेजेंट है, दीज आर द लीव्स। इस ब्रांच के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। तो प्लांट के अंदर ऐसा पोर्शन जो अबव द ग्राउंड होता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं शूट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो स्टेम वाला पोर्शन, लीव्स वाला पोर्शन ये शूट के अंदर आता है, उसके साथ साथ ब्रांचेस भी शूट में आएगी, उसके साथ साथ जो फ्रूट है वो भी शूट वाले रीजन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसी शूट वाले रीजन के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनेगी जिसको मैं अभी सिर्फ एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एफ का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लावर। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। इसका मतलब इस मेन प्लांट बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन के वक्त एक और स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज अ साइट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है उसे फ्लावर बोला जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है, ये ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर, उसी तरीके से प्लांट के अंदर ऐसा ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गन को फ्लावर बोला जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फ्लावर। अभी हम फ्लावर की प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या स्टडी किया है, अभी हमने जस्ट स्टडी किया है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या, वो स्टडी किए। और डिफ्रेंशिएशन के वक्त कुछ स्ट्रक्चर बनती है और एक ऐसा टाइम आता है जिसे हम बोलते हैं प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव सीजन। जब रिप्रोडक्टिव सीजन आती है तभी फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, तब उस वक्त क्या होगी, फ्लावर की फॉर्मेशन होगी।
या उसे रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। सबसे पहले हम कुछ फ्लावर की जो प्रॉपर्टी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फ्लावर बनता कैसे है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ से जो एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं, टू द एनसीईआरटी की पॉइंट्स वो स्टार्ट हो जाती है। आपको अच्छे तरीके से फोकस देना। इससे पहले हमने जो स्टडी किया वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। जब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे बीच में ये टर्म्स आते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं एंजियोस्पर्म एक हेटेरोस्पर्म प्लांट है तो माइक्रोस्पोर बन गए। तो वो सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे जब ये टर्म्स यूज़ किए जाए तो आप उससे फेमिलियर हो। चलो अब हम स्टडी करते हैं फ्लावर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। देखो एनसीईआरटी का अगर आप अच्छे तरीके से रीड करोगे, एक स्टूडेंट जो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रीड करता है, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ज़्यादा एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करता है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल किस काम के आते हैं? जब आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तब आपको उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल जो आपको दिए जाते हैं उसका मेन जो थीम होता है कि पीछे जो एक्सरसाइज होती है या मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। तो मॉड्यूल के अंदर हमेशा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। मॉड्यूल के कंटेंट को कभी मत पढ़ा करो। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उसके ऊपर हमेशा फोकस दिया करो, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाता है जो नीट के अंदर नहीं पूछा जाता। चलो फ्लावर आप अपने आसपास के अंदर ऑब्जर्व करते हो। सपोज़ करो आज सुबह के टाइम अगर आप जल्दी उठे होंगे और उठने के बाद में जब आप किसी पार्क के अंदर गए होंगे, मे बी अगर आपके आसपास के अंदर पार्क हो या कभी ना कभी आप पार्क के अंदर गए होंगे, तो जैसे हम पार्क के अंदर घूमते हैं तो आसपास के अंदर हम कलरफुल वर्ड को देखते हैं। देखने के बाद हम खुश हो जाते हैं। अगर हम और प्लांट्स के पास में जाए तो हमें फ्रेगरेंस महसूस होगी। हम उन फ्लावर्स को अगर ऐसे सूंघने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छी खुशबू हम फील करेंगे, हम इनहेल करेंगे, तो वो चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये कलरफुल जो वर्ड है ये फ्लावर्स की वजह से। जो कलर्स आप अपने आसपास के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, इन कलर्स को बनाने के लिए भी फ्लावर्स का ही यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स की जो पेटल्स है इनसे कलर बनाया जाता है। ऑफ कोर्स आज के टाइम के अंदर सिंथेटिक कलर्स भी बनाए जाते हैं, बट अगर हम और ज़्यादा पीछे चले तो जो कलर्स हमारे आसपास के अंदर अवेलेबल थे वो पेटल से ही बनाए जाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो इतना खूबसूरत जो हमारी धरती है, ये फ्लावर्स की वजह से ही है। अगर फ्लावर्स नहीं होते तो शायद हम इस खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाते हैं। और क्या सिर्फ फ्लावर्स हमें सिर्फ दिखने से ही खूबसूरत दिखते हैं या वो दिखने से ही हमें अट्रैक्टिव दिखते हैं? क्या फ्लावर के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है क्या वो भी इतना इंटरेस्टिंग होता है? ऑफ कोर्स फ्लावर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है इंट्रोडक्शन के अंदर, जब आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो मार्वल होता है मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव के हिसाब से। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एम्ब्रियोलॉजिकल व्यू के हिसाब से देखें तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर जो है मार्वल है, मतलब अमेज कर देता है। जब हम देखते हैं उसे मॉर्फोलॉजिकली तो हमें डिफरेंट प्लांट के अंदर जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे एक रोज़ फ्लावर को अगर आप इमेजिन करो, उसके साथ साथ अगर आप एक सनफ्लावर को आप इमेजिन करो, क्या दोनों की शेप आपको सेम दिखाई देगी? नहीं। क्या दोनों के कलर आपको सेम दिखाई देंगे? तो उसका आंसर है नो। अभी तो हमने सिर्फ 2 प्लांट को कंपेयर किया है। हमारे पास बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ है। अगर हम इन प्लांट की स्पीशीज़ को कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो हमें डिफरेंट दिखाई देगी। उसके साथ साथ फ्लावर के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स चल रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स कैसे चल रहे हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, और यही फ्लावर रेस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स के अंदर। अगर हम उन स्टेप्स को देखते हैं तो हम अमेज हो जाते हैं। मार्वल, कितना शानदार नेचर ने ये चीज़ बनाई है। उसी शानदार चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो लाइन्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऑफ कोर्स जिस एज के अंदर आप अभी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस एज के अंदर फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है अपने फीलिंग्स को बताने के लिए। शायद आप समझ गए होंगे। तो हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभार हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, हम हमारी फीलिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी फीलिंग सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी लिखती है स्टार्टिंग के अंदर कि जो फ्लावर है, फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, फ्लावर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। फ्लावर के लिए एक टर्म यूज़ किया गया, दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट। फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है
जो रिप्रेजेंट करता है या इसका यूज़ किया जाता है किस किस पर्पज़ के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, जैसे एस्थेटिकल का मतलब ये होता है कुछ चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो हमारी मदर है, सिस्टर है, तो जब ये श्रृंगार करते हैं तो उस वक्त कजरा यूज़ करते हैं, तो कजरा फ्लावर का बना हुआ है। तो एस्थेटिकल का मतलब ये है किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एस्थेटिकल। तो एस्थेटिकल फ्लावर का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को ब्यूटीफाई और अच्छे तरीके से करने के लिए। फ्लावर को यूज़ किया जाता है डेकोरेशन पर्पज़ के हिसाब से, उसके लिए एनसीईआरटी के अंदर टर्म यूज़ किया गया है ऑर्नामेंटल, मतलब डेकोरेशन पर्पज़ के हिसाब से फ्लावर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ हम फ्लावर को यूज़ करते हैं एस्थेटिकल ऑर्नामेंटल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं, और हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जो फीलिंग होती है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर का यूज़ किया जाता है। वो फीलिंग कैसी हो सकती है, फीलिंग के अंदर लव वाली फीलिंग हो सकती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ग्रीफ, दुख हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है मॉर्निंग का मतलब भी क्या होता है, दुख। ग्रीफ और मॉर्निंग में क्या डिफरेंस है, सपोज करो अगर पर्सनली दुख हो तो उसके लिए ग्रीफ टर्म यूज़ किया जाता है। फैमिली के अंदर किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो अंदर से हमें दुख होगा, हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखें बट फिर भी अंदर से हम बहुत दुखी होंगे, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ग्रीफ। और मॉर्निंग क्या होता है, सपोज करो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, एक्स एम्प्लॉय के अंदर उसके रिलेटिव्स की किसी की डेथ हो गई है, बट आप उस फंक्शन के अंदर जा रहे हो जहाँ पर जो डेथ वाला फंक्शन है उसमें जा रहे हो, तो आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि आप भी दुखी हो। अब आप मेंटली दुखी नहीं हो, तो उस केस में आप कुछ फ्लावर्स यूज़ करते हो। तो मॉर्निंग का मतलब ये होता है दिखावे वाली ग्रीफ, मतलब आप अंदर से तो दुखी नहीं हो बट आप दुखी होने का दिखावा कर रहे हो, तो उसके लिए मॉर्निंग टर्म यूज़ किया जाता है। तो हम उसके लिए भी फ्लावर यूज़ करते हैं, लव के लिए, ग्रीफ के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो जो फीलिंग्स होती है, अफेक्शन, जो फीलिंग्स होती है उन फीलिंग्स के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट आसपास के अंदर हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। कल्चरल जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए भी फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपली फ्लावर का यूज़ है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने डेली फंक्शन के अंदर जो फ्लावर्स का यूज़ करते हो उनमें से कुछ 5 फ्लावर के नेम आप बता दो। जैसे हम रोज़ का यूज़ करते हैं, सनफ्लावर का यूज़ करते हैं, मेरीगोल्ड का यूज़ करते हैं, चाइना रोज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से 3-4 ये जो फ्लावर्स के जो नेम है मैंने आपको बता दिए हैं। जो फ्लावर है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फ्लावर इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर एक बायोलॉजिस्ट अगर फ्लावर को देखे तो फॉर अ बायोलॉजिस्ट इट इज अ मार्वल का मतलब क्या है कि एक चमत्कार से कम नहीं है फ्लावर। कैसे एक चमत्कार से कम नहीं है, किस हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकल व्यू के हिसाब से। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या, अगर हम डिफरेंट प्लांट के फ्लावर को ऑब्जर्व करें तो हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग दिखाई देगी। और एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब है कि अगर हम इस फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि जिस फ्लावर को हम ऐसे ही नोटिस करते रहते हैं, हमारे घर के अंदर एक गमला है, उसके अंदर एक प्लांट है, कुछ टाइम के बाद में उसमें एक फ्लावर ग्रो करता है, और फ्लावर ग्रो करते देखते ही देखते उसके अंदर सीड बन जाते हैं, और सीड जैसे ही गिरते हैं एक न्यू प्लांट बन जाता है। हमने 1 महीने से ऑब्जर्व किया और हमें लगा एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि हम उसके पास इसने नज़दीक नहीं गए, हमारी क्यूरियोसिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसे अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहें। जब हम उस प्लांट के पास में जाएंगे, उसे अगर एज ए बायोलॉजिस्ट अगर उसे हम देखेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि उस फ्लावर के अंदर किस तरीके से स्टेप चल रहे हैं, कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट के ऊपर, फिर आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, वो सीड नीचे गिरता है, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एक मार्वल है बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर, और एक ये साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो दैट्स अ इंट्रोडक्शन गिवन इन द एनसीईआरटी जो आपको लर्न करना चाहिए।
या आपको एक बार मेमोराइज या समझना चाहिए? कैसे नीट के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर नो, इससे कोई भी नीट का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये आपको समझने के लिए है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लांट के अंदर फ्लावर कैसे बनते हैं। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक 11th क्लास के अंदर भी दिया हुआ है। मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, जहाँ पे इनफ्लोरेसेंस का जो टॉपिक है वहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया और यहाँ पर भी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि फ्लावर को क्यों बोला जाता है कि जो फ्लावर है एक मॉडिफाइड शूट है। ओके, एवरीथिंग इज़ वेल, आई एम लुकिंग टू द कैमरा, क्या कैमरा सही है या वो नीचे हो गई है, इस वजह से मैंने देखा है। चलो आगे हम स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि फ्लावर की फॉर्मेशन प्लांट के अंदर कैसे होती है। जैसे सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट। हम यहाँ पर अभी जो रूट का सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड होता है, उसके ऊपर फोकस नहीं देंगे, इस वजह से बार बार मैं रूट को नहीं बनाऊंगा कि आपको ऐसे अज्यूम करना है कि उसके नीचे जड़ें होगी, वो अच्छे तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को भी एब्जॉर्ब करेगा। हम मेन फोकस शूट या फ्लावर वाले फोकस को ही बनाएंगे बार बार। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक क्या है, एक लीव की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हो गई, एक लीव की फॉर्मेशन हो गई। और इस प्लांट के अंदर में बहुत सारे लीव्स दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर लीफ होता है, प्लूरल लीव्स होता है, सो ऑन। और ये क्या है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक बड प्रेजेंट होता है। इस बड को क्या बोला जाता है, एक्सिलरी बड बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड के अंदर भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इसके अंदर भी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं। ये जो एक्सिलरी बड है ये भी शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही बनता है, तो इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले ही जो मेरिस्टेम है यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर, प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस आते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग स्टेजेस आते हैं। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जब हम कभी किसी सीड को सोयल के अंदर ग्रो करवाते हैं, जर्मिनेट होता है, एक प्लांट बनता है। स्टार्टिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर रूट की फॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर लीव्स की फॉर्मेशन हो रही है, ब्रांच बन रहा है, स्टेम बन रहा है, बट प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं बन रहा है। तो ये जो प्लांट का फेस होता है, इस फेस को बोला जाता है वेजिटेटिव फेस बोला जाता है। वेजिटेटिव फेस बोला जाता है। इस वेजिटेटिव फेस के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अलावा बाकी जो प्लांट के इवेंट्स है वो अच्छे तरीके से चलते हैं। जैसे अगर किसी एक बच्चे का जन्म हुआ, अगर मैं उसकी 1 साल के बाद में शादी करवा दूं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से, क्या जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या उसके सेक्स ऑर्गन काम कर पाएंगे? तो उसका आंसर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कुछ एज चाहिए होती, प्यूबर्टी की जब तक एज नहीं आती तब तक उस ह्यूमन के अंदर एक्टिविटीज़, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी ऐसा होता है। तो प्लांट के अंदर जो एक फेस होती है वेजिटेटिव फेस, जहाँ पर प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करता है, मैच्योर होता है, ताकि वो रिप्रोडक्शन के साइकिल्स को अच्छे तरीके से चला पाए, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को अच्छे तरीके से चला पाए। जब वो सारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है तो जो दूसरा फेस आता है उसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेस बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेस। इस रिप्रोडक्टिव फेस में आने, जब प्लांट इस रिप्रोडक्टिव फेस में आता है तभी किसकी फॉर्मेशन होती है, तभी ही फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। तो फ्लावर कब बनता है, जब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेस के अंदर आता है। उसके बाद में प्लांट ग्रो करेगा अच्छे तरीके से, फ्लावर बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, अल्टीमेटली प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। तो जब प्लांट की डेथ होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम सेनेसेंस फेज। सेनेसेंट फेज बोलते हैं। ये प्लांट के अंदर ये जो 3 फेसेस आए हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद में सेनेसेंट फेज, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये जो फेसेस होते हैं वो हार्मोनल एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? हार्मोनल एक्टिविटीज़। प्लांट के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती है
और वो हार्मोनल एक्टिविटीज़ सराउंडिंग के साथ क्या होती, कनेक्टेड होती है, एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड होती है। उसके रेस्पेक्ट में कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती है, जीन से भी कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ये फेसेस आते हैं, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। बट यहाँ पर जब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेस आएगी, जैसे इस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेस आया, तब इस प्लांट के अंदर क्या होगा, तब इस प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। तब इस प्लांट के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या बन जाएगा, इस प्लांट के अंदर एक फ्लावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस प्लांट के अंदर, देखो यहाँ पर मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ, क्या बन गया, इस प्लांट के अंदर फ्लावर बन गया। जहाँ पर इसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ पर क्या बन गया, प्लांट के अंदर फ्लावर बन गया, दैट इज़ अ फ्लावर। ये क्या बन गया, एक फ्लावर बन गया। तो फ्लावर की फॉर्मेशन कब होती है प्लांट के अंदर, फ्लावर की फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होती है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। फ्लावर को हम बोलते हैं, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक क्या, मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि जब तक फ्लावर नहीं बना था तब तक शूट का ही रीजन बन रहे थे, लीव्स बन रही थी, ब्रांचेस बन रही थी। एक्सिलरी बर्ड जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आगे जाकर किस में चेंज हो सकता है, इट कैन फॉर्म द, इस एक्सिलरी बर्ड से आगे जाकर क्या बन सकती है, या तो ब्रांच बन सकती है, या तो क्या बन सकती है, ब्रांच बन सकती है, या इससे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, फ्लावर की फॉर्मेशन हो सकती है। प्लांट के अंदर अगर कुछ एडेप्टिव स्ट्रक्चर भी बन सकती है, जैसे प्लांट के अंदर इसी एक्सिलरी बर्ड से थॉर्न की भी फॉर्मेशन हो सकती है, जो आप मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो। बट हम यहाँ पर सिंपली ये बोल रहे हैं कि एक्सिलरी बर्ड ब्रांच या फ्लावर को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड फ्लावर को कब फॉर्म करते हैं, ऐसा क्या होता है कि प्लांट के अंदर कुछ टाइम तक तो फ्लावर बन नहीं रहे थे, बट सडनली प्लांट के अंदर फ्लावर बनना स्टार्ट हो गए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना, तो आपको एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि हम क्यों बोलते हैं कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। वाई फ्लावर इज कॉल्ड अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों बोला जाता है, उसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। सपोज करो ये प्लांट की कोई एक ब्रांच है, वी अज्यूम दिस इज द ब्रांच ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की कोई ब्रांच है, इस ब्रांच में यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से जैसे इस ब्रांच के अंदर यहाँ से क्या है, ये एक लीव्स प्रेजेंट है, एक लीफ प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक्सिलरी रीजन है। इस रीजन को बोला जाता है एक्सिलरी रीजन। यहाँ पर जो बड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये एक्सिलरी बड है, ये क्या है, ये एक एक्सिलरी बड है। इस एक्सिलरी बड से क्या हो सकता है, फ्लावर की फॉर्मेशन हो सकती है। बट स्टार्टिंग के अंदर इस एक्सिलरी बड से फ्लावर नहीं बनता है। स्टार्टिंग के अंदर इस एक्सिलरी बड से क्या बनेगा कि अगर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इससे क्या बन सकती है, एक ब्रांच बन सकती है। इससे क्या बन सकती है, एक ब्रांच बन सकती है। इस ब्रांच के ऊपर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लीव्स हो सकते हैं। ब्रांच के ऊपर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं। अब इस प्लांट के अंदर हमें दूसरे रीजन के ऊपर भी क्या दिखाई देंगे, लीव्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, लीव्स प्रेजेंट है। प्लांट में होता क्या है कि प्लांट का जो शूट वाला रीजन है वो फ्लावर के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, वो हमें समझना है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, इन्वायरमेंटल जो रिसेप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग प्लांट जैसे ही एक लाइट की अमाउंट को गेन करता है, तो प्लांट के अंदर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। इस हाइपोथेटिकल हार्मोन को बोला जाता है फ्लोरिजन। ये फ्लोरिजन हार्मोन कहाँ पर बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। किस में बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। और जैसे ये फ्लोरिजन हार्मोन शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा, किसके पास, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस में चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा इसको फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। इट विल चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर इसे चेंज कर देगा। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो गया। शूट एपिकल मेरिस्टेम में नॉर्मल सिचुएशन में क्या फॉर्म हो रहे थे, लीव्स फॉर्म हो रहे थे, शूट की ग्रोथ हो रही थी। जैसे ये एक्सिलरी बर्ड है, ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम का है, ही एक पार्ट है जो आगे जाकर ब्रांच को फॉर्म कर रहा था। पर जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, तो शूट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब वहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ये फ्लोरल मेरिस्टेम किसको फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लावर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसको फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लावर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक और चीज़ अच्छे तरीके से लर्न रखना कि प्लांट के अंदर एनसीईआरटी लिखती है। देखो अब एनसीईआरटी की पॉइंट्स क्या है उसको अच्छे तरीके से आप समझो कि प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती है। हार्मोनल और
स्ट्रक्चरल चेनिंग होती है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेनिंग होती है। हार्मोनल का मतलब क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम का जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये बन जाता है। जैसे ही फ्लोरिजन हार्मोन बनता है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम वैसे तो नॉर्मली लीव्स को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, अब वहाँ पर लीव्स की जगह फ्लावर के पार्ट बनते, तो स्ट्रक्चरल चेंजिंग हो गई, लीव्स की जगह क्या बन रहे हैं, फ्लावर के पार्ट्स बन रहे। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती है। इस हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग की वजह से एक चीज़ अच्छे तरीके से डेवलप और डिफ्रेंशिएट होती है। एक चीज़ अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है, किसका, डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है। डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा किसका, फ्लोरल प्रीमोडियम का। फ्लोरल प्राइमोडियम, प्रीमोडियम बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। तो फ्लोरल प्राइमोडियम का सबसे पहले क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो पहले बनती है तो उसे प्राइमोडियम यूज़ किया जाता है। जैसे लीव से पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे लीव प्राइमोडियम बोला जाता है, तो फ्लावर से पहले जो स्ट्रक्चर बनी उसे हम फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। तो ये फ्लोरल प्राइमोडियम प्लांट के अंदर बन जाएगा। अब फ्लोरल प्राइमोडियम जैसे बनेगा तो प्लांट के अंदर किस लोकेशन पर फ्लावर को फॉर्म होना है, फ्लावर को क्या होना है, फ्लावर को फॉर्म जो होना है वो क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर विद इन द प्लांट इज डिसाइडेड। सो द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर विद इन द प्लांट इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, प्लांट के अंदर कहाँ पर फ्लावर बनेंगे, इसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस डिसाइड हो जाता है। फिर प्लांट के अंदर जहाँ पे फ्लावर बनने हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे सबसे पहले फ्लोरल बर्ड की फॉर्मेशन होगी, आउटग्रोथ होगी, उसे हम बोलते हैं फ्लोरल बर्ड। ये फ्लोरल बर्ड अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट होकर फ्लावर को फॉर्म करेगा, जिसके अंदर हमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखाई देगा। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है, एनसीईआरटी की सीक्वेंस है। सबसे पहले प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती है। ये हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग फ्लावर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे होगा, सबसे पहले प्लांट के अंदर फ्लोरल प्राइमोडियम की फॉर्मेशन होगी, वो डिफ्रेंशिएट होगा, डेवलप होगा, और उस वक्त प्लांट के अंदर डिसाइड हो जाता है कि प्लांट के अंदर कहाँ पर फ्लावर को फॉर्म करना है। सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस या विद इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। मतलब सबसे पहले प्लांट के अंदर इनफ्लोरेसेंस डिसाइड हो जाता है। उसके बाद में जहाँ पे फ्लावर बनने हैं वहाँ पर आउटग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लोरल बर्ड। आउटग्रोथ के लिए टर्म यूज़ किया था बर्ड। ये बर्ड आगे जाकर फ्लावर को फॉर्म करेगा, उसे फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। ये फ्लोरल बर्ड आगे जाकर फ्लावर को फॉर्म करेगा। अब समझना, देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको और अच्छे तरीके से इजी वे से समझाता हूँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। जैसे सपोज कीजिए, देखो ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को हम और थोड़ा छोटा बनाते हैं। इस प्लांट पे क्या है, जैसे ये क्या है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, दैट इज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो आगे जाकर शूट को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। शूट के पार्ट बनते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम की ग्रोथ होती है, सारे शूट के पार्ट होते हैं। ये प्लांट के अंदर क्या है, ये प्लांट के अंदर एक लीफ है, दिस इज अ लीफ विद इन द प्लांट। ये प्लांट के अंदर एक लीफ है। अब यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट की वजह से, किसकी वजह से, मैंने अभी आपको बोला था कुछ सराउंडिंग के अंदर चेंजिंग होती है, उसको डिटेक्ट करता है प्लांट, और उसके बाद में ही प्लांट के अंदर ये जो चेंजिंग होती है फेजेस के अंदर वो होती रहती है। तो रिप्रोडक्टिव जो फेस है वो उसके पीछे एक रीज़न होता है सनलाइट। तो सनलाइट, जैसे एक सफिशिएंट सनलाइट प्लांट को मिलेगी तो प्लांट के अंदर जो लीव्स है उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं, और लीव्स के अंदर एक हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इस हार्मोन को बोलते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिजन। ये क्या है, दिस इज अ सनलाइट। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट की जब प्लांट को सनलाइट मिलेगी तभी फ्लोरिजन हार्मोन की फॉर्मेशन होती है, तभी प्लांट के अंदर फ्लावर बनेंगे, तभी आगे जाकर प्लांट के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। यही रीज़न है कि गर्मियों के अंदर जो मैंगो प्लांट है उसके अंदर मैंगो की फॉर्मेशन होती है, और सर्दियों के अंदर जो ऑरेंज का जो प्लांट होता है उसके अंदर ऑरेंज की फॉर्मेशन होती है। ये इसके पीछे जो रीज़न है वो सनलाइट की एक्टिविटी, सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो मेन फैक्टर होता है। अब जैसे यहाँ पर भी फ्लोरिजन हार्मोन बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया, फ्लोरिजन हार्मोन बन गया। अब सपोज करो ये फ्लोरिजन जो हार्मोन है, अब ये यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वहाँ से होते हुए रोटेट करते हुए कहाँ पर जाएगा, ये रोटेट करते हुए जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा, इट विल गोज टू द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया
शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस में चेंज कर देगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम को चेंज कर देगा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। ये अब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये किस में चेंज हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो जाएगा। और फिर ये स्ट्रक्चर आगे जाकर फ्लावर को फॉर्म करेगी। अब यहाँ पर हम ये समझना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने बोला लीफ फ्लोरल प्राइमोडियम की फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है, फ्लोरल बड बनता है, उसके बाद में फ्लावर बनता है। इस सीक्वेंस को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम इस केस के अंदर हमने क्या देखा कि जो शूट का टिप वाला पोर्शन था ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब इस प्लांट के अंदर सिर्फ यहाँ पर ही इसका जो टिप वाला पोर्शन है यही किसको फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? यही फ्लावर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इससे किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। ये जैसे ये फ्लावर के जो हमने पार्ट्स है वो बना दिए और धीरे धीरे ये सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अब इस प्लांट के अंदर पहले से डिसाइड हो गया कि सिर्फ यहाँ पर ही फ्लावर बनेगा, उसके बाद में किसी और लोकेशन पे फ्लावर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जैसे फ्लोरल मेरिस्टेम बना तो जो फ्लावर कहाँ पर बनेंगे उसकी लोकेशन डिसाइड हो गई। फिर इसकी एक आउटग्रोथ हुई, वो आउटग्रोथ आगे जाकर फ्लावर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस डिसाइड होता है, उसके बाद में बड स्टेज बनता है, उसके बाद में फ्लावर बन जाता है। इस तरीके से ये इवेंट्स चलते हैं। इस कंडीशन में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस टाइप का है? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। अगर एक ही फ्लावर बनता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सोलिटरी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो जाता है सो इट विल फॉर्म द सोलिटरी के एक सिंगल फ्लावर को फॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं सोलिटरी। और सोलिटरी फ्लावर की जो नेचर वो हमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई देती है। अगर ये कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे तरीके से मैं आपको अगर आपको और डिस्टर्बेंस लग रही है तो और एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आई हैव अ डिफरेंट मेथड टू एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को हज़ारों तरीके से समझा सकता हूँ जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आया होगा अगर आपके माइंड में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस का इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो आपको होगा। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके लिए आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट हो उसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ, ये एक प्लांट को इमेजिन कर रहा हूँ, दैट इज़ अ प्लांट। इस प्लांट के अंदर क्या है? इस प्लांट के अंदर जैसे यहाँ पर लीव्स है, यहाँ पर एक लीफ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक लीफ ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस तरीके से ये प्लांट आगे ग्रो कर रहा है तो यहाँ से भी आगे जाकर लीफ बनेंगे। अब क्या होगा? जैसे यहाँ पर ये एक मेरिस्टेम का पोर्शन है, ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही पोर्शन है और ये एक शूट मेरिस्टेम का पोर्शन है जो इस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं ये एक्सिलरी बड है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से बनता है। ओके, सो नोटेड कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ही बनता है तो एक शूट मेरिस्टेम है। तो प्लांट के अंदर क्या हुआ? प्लांट के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन की फॉर्मेशन हुई। फ्लोरिजन हार्मोन जैसे ही बना वैसे ये एक्सिलरी बड नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रांच को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, बट अब ये ब्रांच को फॉर्म नहीं करेगा। अब ये किसको फॉर्म करेगा? फ्लावर को फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक हार्मोन बना। इस हार्मोन बनने की वजह से अब क्या आएगी? स्ट्रक्चरल चेनिंग आएगी। स्ट्रक्चरल चेनिंग आएगी। प्लांट के अंदर क्या आएगी? स्ट्रक्चरल चेनिंग। स्ट्रक्चरल चेनिंग क्या आएगी? अब ये एक्सिलरी बड ब्रांच को फॉर्म नहीं करेगा, ये किसे फॉर्म करेगा? ये फ्लावर को फॉर्म करेगा। तो प्लांट के अंदर डिसाइड हो गया एक फ्लावर तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। फ्लावर बनने से पहले जो ये मेरिस्टेम मॉडिफाई हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल प्राइमोडियम बोलेंगे, क्योंकि ये एक शूट मेरिस्टेम था जो एक्सिलरी बड वाले रीजन पे प्रेजेंट था और ये जो शूट मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो गया है। तो फ्लावर बनने से पहले जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल प्राइमोडियम। अब प्लांट के अंदर डिसाइड हो गया कि एक तो फ्लावर यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे फ्लावर बनेगा, एक यहाँ पे फ्लावर बनेगा। और यहाँ पर हम अगर ऑब्जर्व करें कि फ्लावर जो बनेगा बट उस फ्लावर बनने से पहले यहाँ पर अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो कि इस पर सबसे पहले एक ब्रांच बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी? एक ब्रांच बनेगी। एक ब्रांच बनने के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले फ्लावर तो एक यहाँ पर बनेगा, उसके बाद में फ्लावर यहाँ पर बनेगा, उसके बाद में फ्लावर यहाँ पे बनेगा, उसके बाद में फ्लावर यहाँ बनेगा, उसके बाद में फ्लावर यहाँ बनेगा। तो फर्स्ट फ्लावर ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड ये बना, फोर्थ ये बना, फिफ्थ ये बना। तो ये सारी चीज़ें कब डिसाइड होती है?
ये सारी चीज़ें डिसाइड सबसे पहले हो जाती है कि फ्लावर कहाँ कहाँ पर बनना है। या मैंने पहले बोला कि एक फ्लावर यहाँ बनेगा, सेकंड ये बनेगा, थर्ड ये बनेगा, बट इस केस के अंदर मैंने क्या कर दिया है कि जो फ्लोरल एक्सिस है उसको ही मैंने और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करवा दिया। और वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जैसे यहाँ पर एक कोई ब्रांच बनी, अब यहाँ पर पहले डिसाइड हो गया कि फर्स्ट फ्लावर तो यहाँ बनेगा, सेकंड यहाँ बनेगा, थर्ड यहाँ पे बनेगा, फोर्थ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शूट मेरिस्टेम है, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, उसे हम बोल सकते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम बोल सकते हैं, जो फ्लावर बनने से पहले स्ट्रक्चर होती है। और प्लांट के अंदर डिसाइड हो जाता है फ्लावर कहाँ कहाँ पर बनेंगे, तो इन्फ्लोरेसेंस। अब जहाँ पर फ्लावर बनने, जैसे यहाँ पर फ्लावर बनना है, तो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर एक आउटग्रोथ होगी, तो क्या होगा, बर्ड की, इसे हम बोलेंगे फ्लोरल बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और देखते ही देखते ये फ्लोरल बर्ड आगे जाकर किस में मॉडिफाई हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा एक फ्लावर के अंदर, मॉडिफाई हो जाएगा, किस में मॉडिफाई हो जाएगा, इट विल बी मॉडिफाई इनटू द फ्लावर। ये किस में मॉडिफाई हो जाएगा, एक फ्लावर के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है, और ये सीक्वेंस एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके ऊपर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। एक सिंपल क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आपको देना है। यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन है, which structure form first during flower formation। जब फ्लावर की फॉर्मेशन होती है उस वक्त कौन सी स्ट्रक्चर सबसे पहले बनती है, और इसकी सीक्वेंस एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। इसकी सीक्वेंस कहाँ पे दी हुई, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। फर्स्ट मेरा ऑप्शन है, क्या सबसे पहले फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। सेकंड मेरा ऑप्शन है, क्या फ्लावर के अंदर सबसे पहले बड बनता है। थर्ड ऑप्शन है, जिसे फ्लोरल बड भी बोल सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है, क्या फ्लावर के अंदर सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस बन जाता है, या फ्लावर के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर एक साथ बनती है। सबसे पहले क्या बनता है, तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि प्लांट के अंदर सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस डिसाइड होता है, फिर वहाँ पे आउटग्रोथ होगी जिसे फ्लोरल बड बोला जाएगा, वही फ्लोरल बड आगे जाकर फ्लावर के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड है वो आंसर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। इसका आंसर थर्ड है। वेरीफाई करने के लिए आप एनसीईआरटी के स्टार्टिंग को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हमारी हो गई। तो अभी हमने ये स्टडी किया कि जो फ्लावर है वो शूट वाले पोर्शन से ही बनता है। जो शूट वाला पोर्शन नॉर्मल कंडीशन के अंदर लीव्स को फॉर्म करता है, अब लीव्स की जगह क्या बनते हैं, फ्लावर के पार्ट बनते हैं। इसी वजह से फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। यहाँ पर देखो और आसानी से और ही बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट से हम ये चीज़ और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। हम चैप्टर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिटेल के अंदर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। किसी को लग रहा होगा कि सर ये बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे आती है। ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें आ रही होगी, बट मुझे कैसे पता कि ये सारी चीज़ें आपको आती है। मे भी आपको कुछ चीज़ें छूट भी गई होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो आपको लर्न करना है। जैसे ये क्या है, ये एक फ्लोरल एक्सिस है। ये एक फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर क्या बन रहा है, फ्लावर बन रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एक फ्लोरल एक्सिस है, दैट इज़ अ फ्लोरल एक्सिस। जिस प्लांट की स्टॉक के ऊपर फ्लावर बनते हैं तो उस स्टॉक को, उस ब्रांच को फ्लोरल एक्सिस बोला जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर एक डोम शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर ये पहले एक किसका पोर्शन था। जैसे अगर हम इसको स्टार्टिंग के अंदर अज्यूम करें तो यहाँ से लीव की फॉर्मेशन हो सकती थी, बट अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। शूट एपिकल मेरिस्टेम किससे मॉडिफाई हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। जैसे वो फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो जाता है तो हमें इस टिप के ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है थैलेमस। इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, या इसे रिसेप्टेकल भी बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। हमने अभी स्टडी किया कि कुछ हार्मोनल चेंजिंग के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग भी होती है। स्ट्रक्चरल चेंजिंग क्या होती है, यहाँ पर
जो नोड वाला रीजन है, जो नोड वाला रीजन है और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं। वो इंटर नोड कंडेंस होकर किस में मॉडिफाई, इंटर नोड कंडेंस हो जाते हैं और नोड वाला रीजन जहाँ से लीफ की फॉर्मेशन होती है, अब लीफ की जगह फ्लोरल लीव्स की फॉर्मेशन होगी। देखो क्या है, समझो, देखो अगर ये पोर्शन किसके अंदर, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई नहीं होता, तो उस केस के अंदर जैसे अगर मैं इसको क्या सपोज करता, एक ब्रांच ही सपोज करता, इस ब्रांच के अंदर एक नोड तो यहाँ बनता, एक नोड यहाँ बनता, एक नोड यहाँ बनता, एक नोड यहाँ बनता, और ये ऐसे स्ट्रेट बनता, और हर नोड वाले रीजन से नोड पर क्या होते हैं, लीफ डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर लीफ डेवलप हो जाता और यहाँ पर भी लीफ डेवलप हो जाता, यहाँ पर भी एक लीफ डेवलप होता और यहाँ पर भी एक लीफ डेवलप होता है, यहाँ पर भी लीफ डेवलप होता है, यहाँ पर भी लीफ डेवलप होता है। इसका मतलब ये जो 4 नोड थे, जैसे ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड, 4 नोड थे, 4 नोड लीफ को फॉर्म करते एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। बट ये जो नोड बने तो कहाँ से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बने। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हमें इतनी स्ट्रेट दिखाई देती है, अब ये स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर हमें कैसी दिखाई दे रही है, ऐसे डूम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया और इतनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया। 2 नोड की, जैसे इसे हम बोलते हैं नोड बोलते हैं, इसे नोड बोला जाता है, इसे भी नोड बोला जाता है, और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो इंटर नोड क्या होती है, 2 नोड के बीच में डिस्टेंस। यहाँ पे फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। अब फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। सेकंड और थर्ड नोड के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, थर्ड और फोर्थ नोड के बीच में भी डिस्टेंस क्या हो गई, कम होगी। तो इसका मतलब इंटर नोड कंडेंस हो जाता है और नोड वाले रीजन से जहाँ पर लीफ की फॉर्मेशन होनी थी, अब लीफ नहीं बनेंगे, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम बोलेंगे फ्लोरल लीव्स बोलेंगे। वैसे तो लीव्स बन रहे थे, अब ये लीव्स नहीं बनाएंगे। अब ये जो नोड वाली स्ट्रक्चर जो वैसे लीफ बना रही थी, जैसे मैं नीचे वाले पोर्शन को रहने देता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव करता हूँ। जैसे इस फर्स्ट नोड से क्या बन गई थी, लीफ बन गई थी, अब लीफ नहीं बनेगी। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये जो सबसे लोअर मोस्ट नोड है, ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, ये फॉर्म हो जाती है, ऐसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसकी यूनिट को क्या बोला जाता है, इसकी यूनिट को बोला जाता है सेपल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक, इट इज नॉट अ लीफ, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक फ्लावर का पार्ट है। तो हम ये कहते हैं कि जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो नोड से लीव्स की फॉर्मेशन होनी थी, अब लीव्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, अब नोड से किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्लोरल लीव्स की फॉर्मेशन होगी। ये लीव्स सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लोरल लीव्स है, इसलिए हम ये बोलते हैं वर्ल टर्म यूज़ करते हैं। क्या टर्म यूज़ करते हैं, वर्ल। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ कि वैसे नॉर्मल कंडीशन में नोड से तो क्या बनता है, लीफ डेवलप हो जाता है, बट इन द केस ऑफ जब फ्लावर बनते हैं तब नोड से फ्लोरल लीव्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी, फ्लोरल लीव्स की फॉर्मेशन होती है। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, सर्क्यूलर प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, क्या, वर्ल टर्म यूज़ करते हैं। बार बार आप टर्म सुनते हो वर्ल इस वजह से क्योंकि ये जो फ्लोरल लीव्स है सर्कुलर मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रोज़ के फ्लावर को आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसकी जो पत्तियाँ होती है कैसी होती है, सर्कुलर मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है। सारी स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर सर्कुलर मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए उसके लिए वर्ल टर्म यूज़ किया जाता है मोस्टली। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। तो हमें इस फ्लावर के अंदर बहुत सारी सेपल दिखाई देगी। जैसे हम यहाँ पर 2D में बना रहे तो 2 हमें सेपल दिखाई दे रही है, बट सर्कुलर मैनर के अंदर बहुत सारी सेपल होगी। तो जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है, जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है, ग्रुप ऑफ सेपल्स किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स रिप्रेजेंट करता है कैलेक्स को। किसको, कैलेक्स को। ये जो कैलेक्स वाला पोर्शन होता है, ये फ्लावर को बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैलेक्स टर्म जो है वो वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है, कलेक्टिवली ग्रुप के लिए। उसके यूनिट को क्या बोला जाएगा, सेपल बोला जाएगा। बहुत सारी सेपल्स कैलेक्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें प्लांट के अंदर कलरफुल पोर्शन दिखाई देते हैं, कलरफुल पोर्शन दिखाई। जैसे अगर हम रोज़ का फ्लावर ऑब्जर्व करें तो हमें रेड कलर का जो पोर्शन है वो हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रेड कलर का जो पोर्शन है वो दिखाई देगा। जैसे ये मार्कर बहुत दिनों से क्या थे,
वो दिनों से सोए हुए थे, इनकी शक्तियों को आज जगाया गया, इस वजह से थोड़े लाइट चल रहे हैं, 1-2 दिनों में इनकी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। तो इसको मैं वापस थोड़ा और अच्छे तरीके से करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ब्लू और रेड के अंदर यहाँ पर देखो, ऐसे मैंने ब्लू और रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। चलो समझो, देखो यहाँ पर तो जो फर्स्ट जो लोअर मोस्ट नोड है, जैसे अगर हम लोअर से अगर हम नेमिंग देते हैं तो फर्स्ट नोड अगर इसे हम अज्यूम करते हैं तो यहाँ से सेपल की फॉर्मेशन होगी और ग्रुप ऑफ सेपल को कैलेक्स बोला जाता है। अब जो सेकंड नोड है, इस सेकंड नोड से किसकी फॉर्मेशन होती है? इससे फॉर्मेशन होती है पेटल्स की फॉर्मेशन, पेटल की फॉर्मेशन होती है। पेटल या ग्रुप, और प्लूरल टर्म हम क्या यूज़ करेंगे? पेटल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? पेटल यूज़ कर रहा हूँ। इस पेटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये सारी जो पेटल्स हैं ये सर्कुलर मैनर के अंदर प्रेजेंट होगी, तो इससे बोला जाता है कोरोला बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोला। तो हम सेकंड क्या यूज़ कर रहे हैं? एक हमने ये कहा कि प्लांट के अंदर देखो क्या हुआ कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स और ये वर्ल फॉर्म करता है, उसे हम कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स के बाद हम कोरोला को ऑब्जर्व करते हैं। कोरोला जो है उस कंप्लीटली वर्ल को बोला जाता है। अगर आप रोज फ्लावर को ऑब्जर्व करते हो, जो रेड कलर का आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर के कंप्लीट रीजन को क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। उसमें से अगर आप एक यूनिट बाहर निकालो, अगर यूनिट बाहर निकालते तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा पोर्शन है? कलरफुल होता है। प्लांट्स के अंदर ये कलरफुल होता है। रोज़ के अंदर ग्रीन कलर का है, सनफ्लावर के अंदर ऑब्जर्व करें तो येलो कलर का दिखाई देगा, जैस्मिन में ऑब्जर्व करें तो वाइट कलर का दिखाई देगा। तो ये कलरफुल पोर्शन होता है, और कलरफुल पोर्शन, कलर हमेशा एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं। प्लांट के अंदर पॉलिनेशन को करवाने के लिए एनिमल्स की नीड बढ़ती है, तो ये कलरफुल पोर्शन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट फ्लावर के पास में आते हैं और पॉलिनेशन हो पाती है। क्या कोरोला की शेप सेम रहती? नहीं, कोरोला की शेप डिफरेंट होती है। तो अलग अलग शेप कोरोला की हो सकती है, जो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में जो ये थर्ड नोड है, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है? इससे फॉर्मेशन होती है मेल पार्ट की फॉर्मेशन होती है। इट विल फॉर्म द मेल पार्ट। ये किसको फॉर्म करेगा? मेल पार्ट को फॉर्म करेगा। समझना, ध्यान से समझना। देखो, इस मेल पार्ट को, ये जो मेल पार्ट है, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये मेल पार्ट है। ये जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट के यूनिट को क्या बोला जाता है? इस मेल पार्ट के यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्टेमन। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे कंप्लीटली क्या बोला जाता है? स्टेमन बोला जाता है। इस स्टेमन के वर्ड को क्या बोला जाएगा, या ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोला जाएगा? जो ग्रुप ऑफ स्टेमन है ये रिप्रेजेंट करता है एंड्रीसियम को। किसको? एंड्रीसियम को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रीसियम एक ग्रीक वर्ड है। पहले के टाइम में जो लोग रहते थे, जैसे आपने सुना होगा गांव के अंदर या ग्रीक, वहाँ पर जो ग्रीक कल्चर है, वहाँ पर मेल जो है वो घर के अंदर एक जगह पे रहते थे, फीमेल जो है वो घर के अंदर दूसरी जगह पे रहते थे। तो जो मेल का पार्ट था उसे एंड्रीसियम बोला जाता था, और जो फीमेल का पार्ट था उसे गाइनीसियम बोला जाता था। तो वहीं से लिया गया कि फ्लावर के अंदर कैसा पार्ट है जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हम एंड्रीसियम बोलते हैं। तो एंड्रीसियम की यूनिट को क्या बोला जाएगा? स्टेमन बोला जाएगा, जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस स्टेमन, देखो स्टेमन है क्या? मैंने अभी आपको बताया ये फ्लावर है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट, कि जहाँ पर प्लांट के अंदर लीव्स बनने थे, अब ये फ्लोरल लीव्स बन रहे। अगर शूट जो मेरिस्टेम है, अगर वो फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाई नहीं होता तो यहाँ पे स्टेमन की जगह क्या बनता? लीफ बनता। ये पेटल की जगह क्या बनता? लीफ बनता। सेपल की जगह क्या बनता? लीफ बनता। बट मॉडिफाई हो गया, इस वजह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं? ये फ्लावर की स्ट्रक्चर बन रही है। इसी स्टेमन के अंदर आप समझना, देखो ध्यान से समझना कि ये स्टेमन है, इसी स्टेमन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया स्टेमन है क्या? स्टेमन एक मॉडिफाइड लीफ है। ये क्या है? एक मॉडिफाइड लीफ है। इट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ। ये एक मॉडिफाइड लीफ है, एक मॉडिफाइड लीफ है, और इसी लीफ के अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। इसी वजह से स्टेमन को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। इसे माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। क्योंकि स्टेमन एक मॉडिफाइड लीफ है जो
माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेगा। तो ऐसे लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे उसे माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। फिल टर्म लीफ के लिए यूज किया जाता है। ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। अब समझना, देखो नेक्स्ट चीज, ये जो फोर्थ नोड है इससे किसकी फॉर्मेशन होती है? इससे फॉर्मेशन होती है इस फीमेल पार्ट की। जो फीमेल पार्ट है, अगर इस फीमेल पार्ट है इसकी, जैसे यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ, सपोज करो 3D के अंदर पीछे ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रेजेंट होगी, तो इसकी एक यूनिट को तो क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल, या इसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल। वैसे कार्पल और पिस्टिल के अंदर एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द नीट, हम कार्पल और पिस्टिल को एक ही मानकर चलेंगे। एनसीईआरटी पिस्टल और कार्पल को एक ही मानकर चलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। जो पिस्टल या कार्पल है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गाइनीसियम बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर। मैंने अभी यहाँ पे फीमेल का सिंबल यूज किया है। इस गाइनीसियम के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? गाइनीसियम जो है, गाइनीसियम की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। और इस कार्पल या पिस्टल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ओव्यूल होता है, और ये जो ओव्यूल वाली स्ट्रक्चर है ये कनेक्टेड होती है, या जो ओव्यूल वाली स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोर से ही बनती है। तो मेगास्पोर की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, या इस रीजन के अंदर, ओव्यूल वाले रीजन के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो कार्पल जो है या पिस्टल या कार्पल है, इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अब आपको दो चीज़ें अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन को बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। मेगास्पोरोफिल किसको बोला जाता है? पिस्टल या कार्पल को बोला जाता है, या हम सिंपली बोले कार्पल को बोलेंगे, क्योंकि कार्पल के अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। कार्पल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से टर्म यूज़ किया जाता है। तो जो कार्पल के अंदर यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई इसे हम ओव्यूल कहते हैं। इसी ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर बनेगा, और किस तरीके से बनेगा वो हम अच्छे तरीके से आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये एक शूट का ही पोर्शन था। लीव्स बनने थे बट फ्लावर बन गया, इसी वजह से हम फ्लावर को क्या कहते हैं? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें समझने वाली है कि स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। ये टर्म आगे यूज़ किया जाएगा, क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है। कार्पल को मेगास्पोरोफिल बोलते हैं क्योंकि कार्पल के अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली ये लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स ही है जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी आप देखो, क्या हम उस पॉइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है? टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। कि अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें ऐसी स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्मेशन, एम्ब्रियोलॉजिकली वो तो आगे अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमें अमेज हो जाएगा, मार्वल हमें दिखाई देगा कि ये कुछ किसी चमत्कार से, किसी अच्छी चीज़ से कम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। यहाँ पर हमने वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया। मैं यहाँ पर इसको रफ करता हूँ और कुछ और चीज़ें आपको एक सिंपली बताता हूँ। कुछ होते हैं एसेसरी वर्ड्स जो यहाँ पे हमने लिखा है, उसके बारे में मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। फ्लावर के अंदर देखो क्या है, फ्लावर के अंदर कितने वर्ल्स होते हैं? टिपिकल फ्लावर के अंदर हमें 4 वर्ल दिखाई देंगे। हम इसको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी के अंदर। एक होते हैं एसेसरी वर्ल वो होते हैं जिनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर वो ना भी हो, सपोज इमेजिन करें अगर हम, तब भी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अगर हम उनको निकाल दें तब भी रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, बट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हें हम, ये कौन कौन से? कैलेक्स और कोरोला। ऑफ कोर्स जो कोरोला वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कैलेक्स फ्लावर को बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करता है। बट अगर हम अज्यूम करें अगर ये स्ट्रक्चर ना होती तब भी रिप्रोडक्शन हो जाती है, इन स्ट्रक्चर को हम रिमूव करें तब भी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इन्हें एसेसरी वर्ल बोला जाता है। दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्टिव वर्ल। दूसरा हम क्या स्टडी करेंगे? रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में। इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर। इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किस में होता है? रिप्रोडक्शन के अंदर। और ये कौन कौन से हैं? ये है एंड्रीसियम,
एंड्रीसियम और दूसरा कौन सा है, गाइनीसियम। एंड्रीसियम और गाइनीसियम। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा वल है जो आउटर मोस्ट वल है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैलेक्स है। उसके बाद में कोरोला, उसके बाद में एंड्रोशियम, उसके बाद में गाइनोशियम। मेरा क्वेश्चन था विच इज आउटर मोस्ट वल, तो आंसर क्या आएगा, कैलेक्स, आउटर मोस्ट वल। देखो कभी क्वेश्चन के अंदर जो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे कुछ कंटेंट से तो आपको मिलेगा, तो एसेसरी वल विच इज आउटर मोस्ट वल, विच इज आउटर मोस्ट वल। अगर हमें सिंपली पूछा जाए कि आउटर मोस्ट वल कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा कैलेक्स आएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच इज आउटर मोस्ट रिप्रोडक्टिव वल, आउटर मोस्ट रिप्रोडक्टिव वल, रिप्रोडक्टिव वल के अंदर आउटर मोस्ट वल कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर कैलेक्स नहीं आएगा। रिप्रोडक्टिव वल के अंदर एंड्रीशियम और गाइनीशियम आता है, और रिप्रोडक्टिव वल के अंदर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है मेल पार्ट या एंड्रीसियम वाली होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एंड्रीसियम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, एंड्रीसियम आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। इट इज़ नॉट अ कन्फ्यूजन, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ IQ टू द स्टूडेंट। अगर पूछा जाए आउटर मोस्ट वल कौन सा, तो आंसर होगा कैलेक्स। आउटर मोस्ट रिप्रोडक्टिव वल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, एंड्रीसियम होगा। गॉट इट, अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से। चलो आगे स्टडी करते हैं। तो अभी तक हमने क्या तक स्टडी किया है, इस चैप्टर के अंदर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो लगती है इसका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर एक और टर्म भी यूज़ किया गया है जो अभी मेरे माइंड में आया है, दैट इज़ अ फ्लोरिकल्चर। क्या यूज़ किया गया है, फ्लोरिकल्चर। कि जो फ्लावर्स है, ह्यूमन सेल्फिश है, ऑफ कोर्स है सेल्फिश, तो जो हम फ्लावर्स को सेल्फिशनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो हम फ्लावर्स की कल्टीवेशन करवाएं, ब्रीडिंग करवाएं, मार्केटिंग करवाएं, तो इस ब्रांच को फ्लोरिकल्चर बोला जाएगा। तो एक टर्म यूज़ किया गया है फ्लोरिकल्चर, एक टर्म क्या यूज़ किया यहाँ पर, फ्लोरिकल्चर, जो इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया गया है। सपोज करो एक हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया के अंदर हम रोज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। जैसे ये रोज़ की कोई एक वेराइटी है, ये रोज़ की दूसरी वेराइटी है, और हम इसके बीच में ब्रीडिंग भी कराएंगे ताकि हमें अच्छे फ्लावर्स मिल पाएँ जो मार्केट के अंदर एक अच्छी वैल्यू के अंदर बेच पाए। तो एक ऐसी ब्रांच जो फ्लावर्स की जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन करवाना, ब्रीडिंग करवाना, किस ब्रीड का जो फ्लावर, जैसे रोज़ के अंदर ब्रीड 1 ब्रीड 2 हमें मिल गई, उसके अंदर कौन सी ब्रीड अच्छी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब हमें इन प्लांट से फ्लावर मिलेंगे तो मार्केट के अंदर बेचेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे, आनंद आ जाएगा। तो मतलब ये थिंकिंग होती है इंसानों की। आनंद तो इस वजह से नहीं आता कि पैसे कमा रहे हैं, आनंद तो काम करने से आता है, मार्केटिंग। तो अगर हम एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फ्लावर्स के बारे में हम केयर तो कर रहे हैं, फ्लावर्स से कनेक्टेड तो है, बट हमारा मोटिव क्या है कि हमें फ्लावर्स को कल्टीवेट करवाना है, ब्रीडिंग करवानी है ताकि हमें अच्छे फ्लावर्स मिल पाए, डिज़ायर्ड फ्लावर्स मिल पाए और उनको मार्केट के अंदर सेल आउट करे, तो इस ब्रांच को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। बट इससे बायोलॉजी का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट के अंदर जो वैरायटी बिकेगी हम उसको ही कल्टीवेट करवाएंगे। अगर हम बायोलॉजी के अंदर इकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इकोसिस्टम के अंदर हर एक प्लांट की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम कुछ ही प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करवाएंगे, दूसरे प्लांट्स को कट कर देंगे, तो उससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बट यहाँ पर हमें ये चीज़ लर्न रखनी है कि फ्लोरिकल्चर, मैं इसे एक सेल्फिश ब्रांच मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर इकोलॉजी का कोई ध्यान रखा नहीं जाता। नाउ लेट्स डिस्कस, हम इस चैप्टर के अंदर अब क्या स्टडी करेंगे, अब हमारा क्या टॉपिक्स रहेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लग तो ऐसा होगा कि 3 ही टॉपिक है, बट बहुत ही
डिटेल के अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की, कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, स्मूथ चलती है, कॉन्सेप्ट वाइज चलती है। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर किस तरीके से मेल गेमेटोफाइट को फॉर्म करेगा और मेगास्पोर किस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट को फॉर्म करेगा, और उसके साथ साथ किस तरीके से जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गेमेट होते हैं, तो पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं स्टेमन टू स्टिग्मा, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, और अल्टीमेटली इनसे किस तरीके से रेस्पेक्टिव गेमेटोफाइट बनता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। उसके बाद हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम प्री फर्टिलाइजेशन के बाद में हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जब मेल गेमेट ट्रांसफ़र हो गया फीमेल गेमेट के पास में आ गया तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट स्टार्ट होता है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल कैसे सीड बनाएगा, या प्लांट के अंदर फ्रूट कैसे बनता है ओवरी से, वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। ओके, सो इसे हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। प्यास लगी है तो पानी पीते हैं और देखते हैं इस लेक्चर की ड्यूरेशन क्या हुई है, उसे भी हम देखेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन को देखता हूँ, लेक्चर कितना रिकॉर्डेड हुआ है। चलो इसकी बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं। 1.5 घंटे के आसपास जो रिकॉर्डिंग है वो मोर देन 1 आवर हो रही है, 1.5 घंटा तो नहीं हो रहा है, मोर देन 1 आवर हो रही है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे हम एंड्रीसियम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रीसियम। इसे क्या बोला जाता है? एंड्रीसियम। जो जहाँ वर्ल है इसे एंड्रीसियम बोलते हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट को स्टेमन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? जैसे ये है स्टेमन, इसके 2 पार्ट्स कौन कौन से? हमें एक ऊपर की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है, दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। जो अभी हमने बोला कि स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। अगर हम स्टेमन के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथर। उसके अलावा हमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। इसे क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो नीट 2016 के अंदर पूछा गया है, या 16 या 17 के अंदर, मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ, 16 या 17 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। अगर ये थैलेमस है और यहाँ पर ये 3rd नोड है, इस 3rd नोड से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जिसे हम बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं, उसके वर्ल्ड को बोलते हैं एंड्रीसियम बोलते हैं। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है कि फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, कौन सा एंड? प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है? जो स्टार्टिंग वाला है, जो कनेक्टेड एंड है, जहाँ से फिलामेंट स्टार्ट होता है। ये प्रोक्सिमल एंड किसके साथ कनेक्ट होता है? फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है
ये या तो पेटल्स के साथ कनेक्ट हो सकता है या ये थैलेमस के साथ, या किसके साथ, मोस्टली तो ये थैलेमस के साथ कनेक्ट होता है। कुछ ऐसी प्लांट के अंदर फैमिलीज है या कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्लामेंट और पेटल्स के साथ, पेटल्स कौन सा, रोज के प्लांट के अंदर जो आपको कलरफुल पोर्शन दिखाई देता है उसे हम पेटल कहते हैं। रोज के अंदर ये कंडीशन नहीं दिखाई देती, सोलेनेसी के अंदर जैसे टोमेटो के अंदर हमें कंडीशन दिखाई देगी कि जो प्रोक्सिमल एंड है वो पेटल्स के साथ कनेक्ट होगा या मोस्टली प्लांट के अंदर थैलेमस के साथ कनेक्ट होता है। देखो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें कि ये इस डायग्राम के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फ्लामेंट है वो थैलेमस के साथ अटैच है, और फ्लामेंट का जो डिस्टल एंड होता है, जो दूध वाला होता है, डिस्टल जो एंड होता है, ये किसके साथ अटैच होता है, ये अटैच होता है एंथर के साथ। ये किसके साथ अटैच होता है, एंथर के साथ। नीट के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्लामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है वो किसके साथ अटैच हो सकता है। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर था पेटल्स या थैलेमस, जो भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। आई होप पेटल्स दिया हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेटल्स हो जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से, यस और नो, गॉट इट? क्या ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? अब यहां पर हम और डिटेल से स्टडी करेंगे एंथर के बारे में। एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है उसे हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से जूम करके देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और बहुत सारे टीचर्स इसे अच्छे तरीके से समझाते नहीं हैं, क्योंकि कभी कभार हमें कुछ एक्सप्लेनेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है या हमारी जो पुरानी थिंकिंग है उसे चेंज करना पड़ता है चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। बट अफसोस चेंजिंग को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और पुराने कॉन्सेप्ट को ही पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई नहीं जाती। सो लेट्स हैव अ फोकस ऑन द एंथर। ये जो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब क्यों बोला, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर हमें कितनी लोब दिखाई दे रही है, लोब का मतलब पार्ट, जैसे एक ये लोब फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, दो लोब दिखाई दे रही है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइलोब्ड बोलते हैं। तो एंथर के अंदर हमें दो लोब दिखाई दे रही है, लोब फर्स्ट लोब सेकंड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एक ऐसा रीजन दिखाई देगा जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, जो आगे जाकर माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस रीजन को माइक्रोस्पोरेंशियम बोला जाता है। अगर मैं सर्कल आउट करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस जैसे ये वाला आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंशियम बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंशियम। तो हमें टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंशियम दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंशियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जो आगे जाकर माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेगा। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है और वो माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेंगे, तो हम ये कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ जिसे आपको ध्यान से समझना है, और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर हमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे, 4। अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे। पिल्युलर जो टर्म होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक हमें माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रही है, सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम है। फ्लो के अंदर मैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देता हूँ, बहुत सारे टीचर्स ही बोलते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट के ध्यान देना है कि इसे सिंगुलर तो माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म यूज़ करते हैं, कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं जब एक से ज़्यादा हो। तो हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। कैसी लोकेशन, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है और वो माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेंगे, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। 4 है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हम बोलेंगे। इसलिए हम ये बोलते हैं बाइलोब जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या टर्म यूज़ मैंने आपको सिखाया, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही है। और इसी एंथर को हम एक और टर्म यूज़ करेंगे, वो टर्म है डाइथिकस। डाइथिकस और मोनोथिकस ऐसे टर्म हैं जिसके ऊपर इतना बवाल मचता है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये कॉन्सेप्ट कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं या एनसीईआरटी की लाइंस कैसे फॉलो नहीं हो रही है। समझना एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो अब समझना, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना। अगर हम ये बोलें इफ़ अ लोब हैव 2 थीका,
दैट इज कॉल्ड अ डायथीकस। अगर किसी लोब के अंदर 2 थीका पाए जाते हैं, क्या उसे हम डायथीकस बोलेंगे? ये डेफिनेशन रॉन्ग है और ऐसा एनसीईआरटी नहीं लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, एनसीईआरटी की लाइंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है, इस टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? टिपिकल का मतलब मोस्टली अगर हम ऑब्जर्व करें, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमें आसपास में दिखाई देते हैं, एंथर बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैविंग 2 थीका, ईच लोब, हर एक लोब के अंदर हमें 2 थीका दिखाई देंगे। ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर एक लोब के अंदर हमें 2 थीका दिखाई देंगे। दैट इज डायथीकस, दैट इज दे आर डायथीकस, दैट इज डायथीकस लिखा हुआ है, दैट इज दे आर डायथीकस, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज दे आर डायथीकस। अब क्या होता है, अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि अगर हर एक लोब के अंदर 2 थीका उससे हम डायथीकस बोलेंगे, नहीं, एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती कि इफ अ प्लांट हैविंग एंथर एंड लोब कंटेन द 2 थीका इज कॉल्ड डायथीकस। अगर लोब के अंदर 2 थीका हो उससे हम डायथीकस बोलेंगे, नहीं, दैट इज लिखा हुआ है वहां पे, अच्छे तरीके से पढ़ना, दे आर डायथीकस या दैट इज डायथीकस, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है समझो। देखो, अगर किसी एंथर के अंदर बायलोब्ड स्ट्रक्चर हो, उस बायलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर हर एक लोब के अंदर हमें 2 थीका दिखाई, थीका का मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है। जैसे इस लोब के अंदर आपको ये एक बाउंड्री दिखाई दे रही है तो इसे हम बोलते हैं थीका बोलते हैं। इस लोब के अंदर आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। तो हमें टोटल, हमें इस लोब के अंदर हमें क्या, जैसे अगर हमें इस लोब के अंदर 4 बाउंड्री दिखाई दे रही है तो हमें इसे डायथीकस नहीं टेट्राथीकस बोलना चाहिए, नहीं। एनसीईआरटी जो डायथीकस टर्म है वो एक मैच्योर एंथर के रेस्पेक्ट में यूज करती है कि अगर किसी प्लांट के अंदर बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, अगर हम इसी एंथर को मैच्योर फॉर्म में देखेंगे तो हमें डायथीकस कंडीशन दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? आगे हम अच्छे तरीके से देखो पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो 2 लोब है, इसके अंदर ये क्या है, ये पहले इसको हम बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? इस पूरे रीजन को कलेक्टिवली बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। सिंगुलर जो टर्म है वो माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म यूज किया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म तब तक यूज किया जाएगा जब तक इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन ना जाए। जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तभी माइक्रोस्पोरेंजियम यूज करेंगे। जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगे तभी इसी लोकेशन को, इसी रीजन को क्या बोला जाता है? पोलन सेक। तो पोलन सेक कोई और रीजन नहीं है, पोलन सेक उसी रीजन को बोल रहे हैं। कब बोलेंगे? जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो गए। जब तक माइक्रोस्पोर थे तब माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो गए तो उसे हम पोलन सेक बोल रहे हैं। कैसे मॉडिफाई होते हैं, कब होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ऐसा अज्यूम करो कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर है वो पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा तब उसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक बोला जाता है। तो हमें कुछ टाइम के बाद हमें 4 पोलन सेक दिखाई देंगे, बट हर एक लोब के अंदर जो पोलन सेक है, जैसे यहाँ पर एक पोलन सेक हमें दिखाई दिया, यहाँ पे हमें एक पोलन सेक दिखाई दिया, हर एक लोब के अंदर जो हमें पोलन सेक दिखाई दिए, हर एक लोब के अंदर जो हमें पोलन सेक, जैसे पहले तो क्या थे, पहले यहाँ पर था माइक्रोस्पोरेंजियम, अब पोलन सेक बन गया। तो ये जो, जैसे ये एक पोलन सेक है, ये मैं लोब फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये एक पोलन सेक है। अब दोनों जो पोलन सेक होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे और हमें कलेक्टिवली एक ही पोलन सेक दिखाई देगा। और यहाँ पर भी जो पोलन सेक है वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे कलेक्टिवली एक पोलन सेक। तो इसका मतलब ये तो है यंग एंथर की कंडीशन, ये एक यंग एंथर की कंडीशन है। और ये किसकी कंडीशन है? ये मैच्योर एंथर की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? मैच्योर एंथर की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी है? मैच्योर एंथर की कंडीशन है। अब आप मैच्योर एंथर के अंदर देखो, हर एक लोब के अंदर आपको कितनी थीका दिखाई दे रही है? हर एक लोब के अंदर हमें सिर्फ एक ही बाउंड्री, एक कंटिन्यूस बाउंड्री दिखाई दे रही है। थीका का मतलब होता है बाउंड्री, और वो बाउंड्री हमें यहाँ पर एक ही बाउंड्री दिखाई दे रही। पहले हमें 2 बाउंड्री दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, या वो माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाकर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे जो आगे जाकर 2 पोलन सेक के अंदर मॉडिफाई हो गए थे, बट अब हमें यहाँ पर एक ही बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो एनसीईआरटी ये लिखती है
कि अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एंथर के अंदर 2 लोब हो, हर एक लोब के अंदर 2 थीका हो, तो ऐसे एंथर को डायथीकस बोला जाता है। ऐसे एंथर को डायथीकस इस वजह से बोलते हैं कि जब ये मैच्योर फॉर्म में हो जाएगा तो हमें 2 ही बाउंड्री दिखाई देगी, तो दे आर डायथीकस, मतलब वो आगे जाकर डायथीकस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक लोब के अंदर 2 थीका है तो उसे डायथीकस बोलेंगे। ऐसा इस वजह से, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो एंथर के अंदर बायलोब्ड हो और हर एक लोब के अंदर बायलोब्ड, और उसके साथ हर एक लोब के अंदर, ईच लोब के अंदर क्या हो, ईच लोब के अंदर 2 थीका हो, तो इस कंडीशन को डायथीकस बोला जाएगा। इस कंडीशन को डायथीकस बोला जाएगा। अगर मैं बोलूँ एंथर इज इफ देयर इज अ प्लांट, और उस प्लांट के अंदर, इफ देयर इज अ प्लांट एंड विद इन द प्लांट वी ऑब्जर्व द एंथर, एंड एंथर इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज एक कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं एंथर को, एंथर के अंदर हमें लोब दिखाई देती है, लोब के अंदर डायथीकस कंडीशन है, तो बताओ उस एंथर की नेचर क्या होगी। तो हम नहीं बता पाएंगे वो डायथीकस या मोनोथीकस है। हम ये पूछेंगे कि उस एंथर के अंदर लोब कितनी है। अगर एक लोब है तो वो मोनोथीकस को रिप्रेजेंट करेगी, 2 लोब है तो वो डायथीकस को रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे सपोज कर देखो मोनोथीकस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ, तो एंथर अगर बायलोब्ड है तो उसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, और वही डायथीकस कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। एक टर्म यूज किया जाता है मोनोथीकस। क्या यूज किया जाता है? मोनोथीकस। मोनोथीकस में क्या होता है इसे समझना, देखो ध्यान से समझना। जैसे मोनोथीकस के अंदर जैसे ये हमें एंथर दिखाई देगा, एंथर के अंदर एक ही लोब दिखाई देगा। मोनोथीकस के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एंथर के अंदर हमें सिंगल लोब दिखाई देता है, एंथर के अंदर हमें सिंगल लोब दिखाई देता है, और जो ये लोब है इस लोब के अंदर 2 थीका होती है। 2 थीका कब होती है? जब ये यंग होता है, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तब, मैच्योर होगा तो तब हमें सिंगल थीका दिखाई देगी। कितनी थीका दिखाई देगी? सिंगल थीका दिखाई देगी। इसी वजह से इस कंडीशन को मोनोथीकस बोला जाता है। ये एंथर है, ये लोब है, ये क्या था? लोब है। इस लोब को हमने ऑब्जर्व किया, तो इस लोब के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इस लोब के अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये जो लोब है, इस लोब के अंदर हम कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर पोलन से के अंदर मॉडिफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी थीका है? 1 थीका हो गई, ये हो गई। 1 थीका क्या हो गई? ये हो गई। बट मैंने अभी आपको एक क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जब यंग एंथर मैच्योर एंथर के अंदर चेंज होता है, तो लोब के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगे, और जो एक ही लोब के जो 2 पोलन सेक होते हैं फ्यूज हो जाते हैं। पोलन सेक विद इन लोब, एक लोब के जो 2 पोलन सेक होते हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अगर यहाँ पर भी एक पोलन सेक है, ये भी पोलन सेक है, जब ये मैच्योर हो रहा है तो अब ये दोनों पोलन सेक फ्यूज हो जाएंगे, और हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके की स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल पोलन सेक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही थीका दिखाई दे रहा है। P4 यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? पोलन सेक को। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? मोनोथीकस। मोनोथीकस के अंदर एंथर के अंदर 1 लोब पाई जाती है, और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे? यंग कंडीशन के अंदर 2 होंगे। इसीलिए यहाँ पर इस एंथर की नेचर को बायस्पोरेंजिएट बोला जाता है। बायस्पोरेंजिएट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बायस्पोरेंजिएट। सो वी कॉल दैट कि एंथर जो है यहाँ पर जो एंथर है वो बायस्पोरेंजिएट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एंथर एक बायस्पोरेंजिएट को रिप्रेजेंट करता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इस वजह से इसे बायस्पोरेंजिएट बोला जाता है, और आगे जाकर एक ही थीका बनती है, इसलिए इसे हम मोनोथीकस बोलते हैं। ये कंडीशन हमें मालवेसी फैमिली में दिखाई देती है। ऐसा कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है मोनोथीकस के बारे में, इस वजह से आपको मोनोथीकस के ऊपर इतना कंसंट्रेशन नहीं करना है, बट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो डायथीकस और मोनोथीकस की डेफिनेशन क्या हुई? अगर किसी एंथर के अंदर 2 लोब हो, एंथर के अंदर 2 लोब हो, और अगर हर एक लोब के अंदर 2 थीका पाई जाती है तो वो डायथीकस है। अगर एंथर के अंदर 1 लोब है और उस लोब के अंदर 2 थीका पाई जा रही है तो मोनोथीकस है। इसका मतलब डायथीकस की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ईच लोब हैविंग 2 थीका इज कॉल्ड डायथीकस। नहीं, डायथीकस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर किसी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंथर में बायलोब्ड स्ट्रक्चर हो,
तब उसे हम डायथीकस बोलेंगे, क्योंकि हर एक लोब के अंदर 2 थीका होगी, ये तो कन्फर्म है, और वो 2 थीका और फिर जो दोनों लोब के अंदर जो फाइनल कंडीशन जो बनती है वो डायथीकस बनती है। अगर एक लोब है तो उसके अंदर फाइनल कंडीशन मोनोथीकस की बनती है। आगे समझ में अच्छे तरीके से? आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। डायथीकस और मोनोथीकस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स को पढ़ना और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? एक हमने डायथीकस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है और एक मोनोथीकस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। और मोनोथीकस और डायथीकस का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट होता है? जब हमें फ्लावर के अंदर लोब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं लोब के अंदर 2 थीका है तो उसे डायथीकस बोला जाता है, वो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। एनसीईआरटी भी ऐसा नहीं लिखती। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आपने भी शायद ऐसा ही पढ़ा होगा कि अगर एंथर के अंदर 2 लोब है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायथीकस नहीं। एंथर अगर बाय लोब्ड है और हर एक लोब में 2 थीका है तो उसे डायथीकस बोला जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद में जो बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हमसे पूछे, हमने अभी क्या स्टडी किया कि जो एंथर है, एंथर के अंदर 4, अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किस में मॉडिफाई हो सकती है? पोलन सेक के अंदर। जब एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पोलन सेक में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। समझना, देखो ध्यान से समझना। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 4 कॉर्नर पर पाए जाते हैं। इसीलिए हमें एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी? एंथर की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी? टेट्रागोनल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं किसका? एंथर का, ऑब्जर्व करेंगे ये सारी स्ट्रक्चर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब हम ऐसे कट करेंगे, वर्टिकली कट करेंगे, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी। और उस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनती है। जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी, ये जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी ऐसे करके, ऐसे स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है और जो एनसीईआरटी में दी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम समहाउ टेट्रागोनल मानते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो आपको ये मेरे को लगता है कि अभी नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर स्टेटमेंट दी जाती है, तो आपको स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बोला जा सकता है कि एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है, एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल होती है। कैसी होती है? टेट्रागोनल होती है। तो यहाँ तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी किया है। उसकी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे कि ये जो पोलन सेक है ये कैसे प्रेजेंट है। पोलन सेक लेंथ वाइज स्प्रेड होती है, डेसेंस जो होता है वो लेंथ वाइज होता है। वो सारी पॉइंट्स हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक जो पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली है वो भूलना मत। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एनसीईआरटी के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस दो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वही क्वेश्चन करो जो टू द एनसीईआरटी। आउटसाइड द एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है। वो सिर्फ कन्फ्यूजन होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपकी रैंक नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी नीट में सिलेक्शन को भी रोक सकता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माई सेल्फ संतोष कुमार।